नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबीसी हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि वर्णमाला क्या है ना, और वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी होती है, इस सारी बातों की जानकारी आज हम प्राप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है वो क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला, ये वर्णमाला क्या है ना? ये जो वर्णमाला है ये क्या है, इसको पहले जान लेते हैं। तो हमारा जो वर्णमाला है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। किससे किससे? वर्ण और माला। ये तो हम जानते हैं कि ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, वर्ण और माला। लेकिन ये वर्ण का मतलब क्या होता है और ये जो माला है इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ण है, इसका मतलब बताइए आप। अब हमको नहीं पता इसका मतलब, कैसे जानेंगे? तो ये सबसे पहली चीज़, तो वर्ण का जो मतलब होता है वो होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। वर्ण का मतलब अक्षर, अक्षर होता है। लेकिन ये अक्षर, ये कह देना कि वर्ण का मतलब अक्षर होता है, ये तो एक रटी रटाई वाली बात हो गई कि वर्ण का मतलब अक्षर होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? हमें नहीं पता, इसकी परिभाषा कैसे जानेंगे कि वर्ण जो है इसका मतलब क्या होता है? पहली चीज़ ये है कि जो वर्ण है उसका मतलब ये होता है कि मनुष्य द्वारा जो उच्चरित उसकी वाणी है, मनुष्य जो आवाज़ निकालता है बोलने में, जो ध्वनि हमें सुनाई देती है, जो आवाज़ सुनाई देती है, जो हमें साउंड जो निकलता है वो सुनाई देता है। तो यही जो हमारी ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि का जो सबसे छोटा हिस्सा है जो तोड़ा नहीं जा सकता है, वही वर्ण कहलाता है। कैसे? जैसे हमें कहना हो, परिभाषा बतानी हो, तो हम कैसे कहेंगे? मनुष्य द्वारा उच्चरित वाणी का सबसे छोटा हिस्सा, वह हिस्सा, या यूं कह दें कि मनुष्य द्वारा उच्चरित जो वाणी है, जो ध्वनि है, उसका वह हिस्सा जो अखंड है, जो खंडित नहीं किया जा सकता, जो तोड़ा नहीं जा सकता, जो कई भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, वही वर्ण है ना? मनुष्य द्वारा उच्चरित वाणी के उस भाग को जो तोड़ा नहीं जा सकता है, वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये वर्ण है इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे हम कुछ भी शब्द कह रहे हैं, हमारे मुंह से निकल रहा है, हमें पढ़ना है, हमारा पेन दो, हमारी किताब दो, हमें स्कूल जाना है, हमें खाना खाना है ना? मैं तुम्हारे दो मुक्के मारूंगा, कल थप्पड़ मारा था, आज मुक्के मारूंगा। ठीक है, तो ये जो शब्दावली है, ये शब्द हैं, ये सारी की सारी हमारी ध्वनियाँ हैं, हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनि है, ये साउंड है। और यदि ये अखंड है, यदि कई भागों में विभाजित नहीं हो सकती तो फिर ये वर्ण होगी, और यदि कई भागों में विभाजित हो जा सकती है तो फिर वर्णों से मिलकर के कुछ नया रूप ले रही होगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे मुंह से निकल रहा है शब्द कमल। क्या निकल रहा है? कमल। हमने मान लिया हमारे मुंह से कमल निकल गया। कमल, कोई ज़रूरी नहीं है कमल निकले, रामू, राजू, पप्पू, कुछ भी निकल सकता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कमल निकला। तो अब ये बताइए, ये जो कमल है क्या ये वर्ण है? वर्ण उसको कहा जाता था, हमारी वो शब्दावली, हमारी वह ध्वनि जो तोड़ी नहीं जा सकती, जो अखंड है। वर्ण उन अखंड ध्वनियों को कहा जाता है जो तोड़े नहीं जा सकते। मनुष्य द्वारा उच्चरित वाणी यदि वो अखंड है, वो वर्ण होगी। और यहाँ पर क्या है? कमल। कमल क्या टूट सकता है? इसको तोड़िए। क्या ये अखंड है या खंडित हो जाने वाला शब्द है? यहाँ पर क्या है? देखिए, कमल है, कमल को हम तोड़ सकते हैं। का से तोड़ा, का धन म धन ल, इसको तो हमने कई भागों में तोड़ दिया, टूट गया। तो इसका मतलब है ये कमल जो है ये वर्ण नहीं है, अक्षर नहीं है। जो अक्षर होते हैं वो, उनको कई भागों में तोड़ा नहीं जा सकता है। सबसे छोटा हिस्सा होते हैं वो वाणी का, ध्वनि का वो सबसे छोटा भाग होते हैं, जो अखंड होता है, वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पर ये जो था ये तो वर्ण है नहीं, ये तो कई भागों में टूट गया। अब इसको तोड़िए। क्या इसको तोड़ सकते हैं आप? तोड़िए। क्या तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं।
अब ये नहीं टूट सकता, और यदि ये नहीं टूटेगा तो फिर यही वर्ण है। वर्ण कहीं आसमान से बन के नहीं आते, यही वर्ण है। ठीक है, तो क्या है, क और म और ल ये वर्ण है। और दूसरा एक नमूना देख लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने राजू कह दिया, राजू कह दिया ना, राजू। इसको देख लीजिए, क्या ये टूटेगा, रा से तोड़ दिया, फिर बड़ा की मात्रा टूटी, फिर जा निकला, फिर बड़ा ऊ की मात्रा निकली। ठीक है, अब इनको तोड़िए, क्या ये टूट सकते हैं, ये नहीं टूटेंगे, तो फिर ये वर्ण है। क्या है, ये वर्ण है, ये वर्ण नहीं है, ये शब्द है। ठीक, ये वर्णों से मिल करके एक शब्द बना हुआ है, कई वर्णों से मिल करके, तो फिर ये शब्द है, ये वर्ण है। वर्ण उसको कहा जाता है जो अखंड ध्वनि है, वह ध्वनि जो तोड़ी नहीं जा सकती, वो साउंड, वो आवाज़, जो वो वाणी जो तोड़ी नहीं जा सकती, अखंड है, वो वर्ण कहलाती है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखते हैं माला। माला का मतलब क्या होता है। माला कौन, गले पहनने वाली माला नहीं, देख लीजिए, माला का मतलब होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि पर्वतों की मालाएं लोग कहते हैं, पर्वतमाला है ना, वृक्षों की मालाएं। तो पर्वतमाला का मतलब क्या होता है, पर्वतों की एक श्रृंखला है ना, एक श्रेणी बनी हुई है क्रम से, सामने पर्वत ही पर्वत दिख रहे हैं, एक पर्वतों का समूह है ना, वृक्षों का एक समूह है, पंक्ति खड़ी हुई है कि क्रमवार लाइन से जो वृक्ष हैं वो खड़े हुए हैं, है ना। तो माला का मतलब क्या हुआ, एक समूह, एक श्रृंखला है ना, माला का मतलब एक श्रृंखला, या यूं कह दें, चाहे श्रेणी कह दीजिए इसको, इसे समूह भी कह सकते हैं आप, समूह, वृक्षों का समूह है ना, बहुत सारे वृक्ष हैं पर, या पर्वतों का समूह। तो अब यहाँ पर जो वर्णमाला है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ था, वर्ण और माला। ठीक है, अब हमारा जो वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या हो रहा था, अखंड ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, वो ध्वनि जो टूटे ना, जो खंडित ना हो सके, उसको वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला कैसे बनेगा कि जो वर्णों का समूह है, वर्णों की जो श्रृंखला बनी हुई है ना, का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया, ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो समूह है वर्णों का, वो वर्णमाला कहलाता है ना। पूरे अक्षर जो इसमें वर्ण बनेंगे, ठीक है, वो कितने भागों में बनते हैं अभी हम समझते हैं। इतना तो आप समझ गए कि जो वर्णमाला है उसका मतलब क्या हुआ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। या यूं कह दें कि वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम है ना, व्यवस्थित जो श्रेणी बनी हुई है, जो ये श्रृंखला बनी हुई है कि का है, उसके बाद खाएगा, फिर उसके बाद गाएगा, फिर उसके बाद घाएगा, अंगाएगा, फिर चाएगा, छाएगा, ये जो व्यवस्थित क्रम है जिसको श्रृंखला बोलते हैं, एक श्रेणी बनी हुई है क्रमवार, तो यही वर्णमाला है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, या यूं कहते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएगा हमारा क्या आएगा कि वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए, इस वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था। हमारी जो वर्णमाला है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था। एक तरफ आएंगे आपके स्वर, एक तरफ आते हैं व्यंजन। क्या आएंगे, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था। किन किन भागों में, एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन, दो भाग किए गए वर्णमाला के। अब ये स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, ये बताइए आप। काफी कठिन प्रश्न है, कठिन नहीं है, सरल है। कैसे सरल है अभी हम बताते हैं। स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में जब हमारी साउंड निकलती है, आवाज़ निकलती है, जब ध्वनि निकल रही है, यदि ध्वनि ये हवा के साथ निकलती है ना, ये हमारी जो ध्वनि है इसके साथ हवा भी निकलती है, और यदि हमारी ये जिह्वा, जिसे आप जीभ कहते हैं, यदि वो मुंह के अंदर किसी भी भाग पर टकरा करके जो ध्वनि के साथ वायु निकल रही है, हवा निकल रही है, उसको रोकने का प्रयास करने लगे, तो फिर वो व्यंजन है। और यदि नहीं रोकती है, अपने आप निकल जाती है, उसको निकलने देती है, उसका मार्ग अवरुद्ध नहीं करती है, तो फिर वो स्वर होता है। स्वर क्या होते हैं, उसमें हमारी जो जिह्वा है वो मुंह के किसी भी भाग से टकराती नहीं है। हमारे अंदर से जो ध्वनि के साथ वायु निकलती है, हवा निकलती है, जो प्राण वायु निकलती है, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करती,
उसको स्वर कहा जाता है। कैसे आप कहेंगे, देखिए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। कहिए आप, कहिए क्या हमारी जिह्वा जो मुंह के अंदर किसी भी भाग में टकरा रही है क्या? टकरा रही है क्या? नहीं टकरा रही ना। कहिए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह। टकरा रही है क्या? नहीं टकरा रही। और यदि ये टकरा नहीं रही है तो फिर ये स्वर है। और यदि टकरा जाए, कह के देखिए अब का कहिए, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या टा ठा दा ता था दा। कहिए 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 क्या हमारी जिह्वा जो है वो टकरा नहीं रही है? टकरा रही है ना। और यदि टकराए तो फिर वो स्वर नहीं होंगे, व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो हमारे मुंह से निकलने वाली जो वाणी है, जो ध्वनि है, उसके साथ जो वायु निकल रही है, यदि हमारी जिह्वा उसको रोकने का प्रयास करने लगे, हवा जो निकल रही है उसका मार्ग अवरुद्ध करे। अवरुद्ध का मतलब होता है घेरना या छेंकना, उसको निकलने ना देना, है ना, उसको रोकना। तो अगर उसको रोकने लगे और जो रोकेगी तो उससे अलग अलग तरह की ध्वनि निकलेगी, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलेगी। कभी का निकलेगा, कभी चा निकलेगा। मुंह के अलग अलग भाग में यदि उसको स्पर्श करती है तो अलग अलग ध्वनि निकलती है। और इसी से व्यंजनों का एक समूह बन जाता है। अलग अलग ध्वनि उच्चारित हुई, अलग अलग ध्वनि निकली, उन ध्वनि प्रतीकों को अलग अलग ढंग से प्रतीक उसको दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, इतना आपका हो गया स्वर और व्यंजन। या दूसरी परिभाषा भी व्यंजन की आप कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं, स्वर की भी परिभाषा दूसरी है, स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं बोले जाते हैं ना। और जो व्यंजन है इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये जो हैं स्वर, इनको बोलने के लिए किसी दूसरे व्यंजन की, किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मान लीजिए हम आ कह रहे हैं, आ कह देंगे तो आपका छोटा आ बन गया, आ कहेंगे तो बड़ा आ बन गया, ई कह दिया तो छोटी ई बन गया, और अगर हमने कह दिया ई तो बड़ी ई बन गया। लेकिन अगर हम का कह रहे हैं, का तो इसमें छोटा आ मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है का में। और अगर हम कह दें के तो ए मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। तो यदि कोई भी ध्वनि है, अगर वो किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बनती है तो फिर वो व्यंजन कहा जाता है। और यदि वह ध्वनि किसी अन्य की सहायता से नहीं बनती है, वह स्वयं अपने आप में स्वतः ही उच्चारित होती है, तो फिर वो स्वर कहा जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया। स्वर जो है वो स्वतः ही बोले जाते हैं, किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना होता है। लेकिन जो व्यंजन है उनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि का सहारा लेना पड़ता है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी संख्या कितनी है। जो हमारी वर्णमाला है हमारा, उसकी संख्या कितनी है। अब देखिए हमारी जो वर्णमाला है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने कह दिया कि इसमें जो व्यंजन है वो 36 होते हैं और जो स्वरों की संख्या है वो 12 है, या कोई 13 भी कह देता है ना, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। हिंदी वर्णमाला में जो हमारी देवनागरी लिपि है, उस देवनागरी लिपि में कुल 52 अक्षर बनते हैं। ये कौन कौन से बनते हैं ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर बनते हैं। और याद कैसे रहेंगे ये? 52 अक्षर बनते तो हैं, लेकिन याद कैसे रहेंगे? अब आप ये देखिए कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी में कितने अक्षर बनते हैं? अंग्रेजी में कितने बनते हैं? 26 बनते हैं ना। अंग्रेजी में 26 अक्षर बनते हैं। कितने बनते हैं? 26 अक्षर बनते हैं। किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी से 2 गुना अक्षर हिंदी में बनते हैं। कितने बनते हैं? याद कैसे रहेगा? याद करने का सरल तरीका है। अंग्रेजी में 26 बनते हैं तो 26 दूना 52, 2 का गुणा कर दीजिए बराबर 52। 26 दूना कितना होता है? 52। तो हिंदी में जो ध्वनियों की संख्या है, वर्णों की संख्या है, वो कितनी है? 52 है। कभी नहीं भूलेगा ना। और एक ये 52 क्यों रखी गई, इसकी एक मज़ेदार ट्रिक बताते हैं, आप एक कहानी सुनाते हैं। देखिए
अंग्रेजी का एक शब्द होता है YOU, होता है ना, YOU, इसका मतलब क्या होता है? तुम। ठीक है, हमने मान लिया भाई तुम होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। देखिए हिंदी जो है वो, इसकी एक मज़ेदार ट्रिक यही है कि हिंदी जो है, हिंदी वो अंग्रेजी से 2 गुना अक्षर क्यों बनते हैं? तो हिंदी जो हमारी है वो अंग्रेजी से 2 गुना ज़्यादा समझदार है। समझदार कैसे? अभी इसमें आप आश्चर्यचकित होंगे, अचंभित होंगे कि अरे समझदार कैसे हुई, ये कौन सी बात हुई? देखिए हिंदी में क्या होता है, अंग्रेजी में क्या करेंगे कि अगर तुम कहना होता है तो यू कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ किसी से अगर तुम कहना है, अगर हमारे बराबर वाला है तो हम उसको तुम कह देते हैं। यदि वो हमसे बड़ा है तो क्या हम उसको तुम कहते हैं? नहीं कहते, हम उसको आप कहते हैं। आप कहते हैं ना। यदि वो हमसे छोटा है तो उसको क्या कहते हैं? छोटा है तो उसको तू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तू भी कह सकते हैं। हमारे बराबर वाला है तो हम उसे तुम कहते हैं, हमसे बड़ा है तो हम उसको आप कहते हैं, हमसे छोटा है तो हम उसे तू भी कह देते हैं। लेकिन अंग्रेजी में क्या इस तरह होता है? नहीं, तुम के लिए भी यू, आपके लिए भी यू और तू के लिए भी यू। बताइए बड़े छोटे का कोई फर्क रहा इसमें? नहीं, बड़े छोटे का कोई फर्क ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हिंदी समझदार है, बड़े को आप कहना है, बराबर वाले को तुम कहना है और जो छोटा है उसे तू भी कह देना है। इसमें क्या बड़े छोटे का फर्क है? नहीं है, कोई फर्क नहीं है बड़े छोटे का, है ना। इसलिए जो है ये हमारी जो हिंदी है अंग्रेजी से 2 गुना ज़्यादा समझदार है, इसलिए इसमें 2 गुना अक्षर बनते हैं। कितनी मज़ेदार ट्रिक रही आपकी है ना। अब कभी नहीं भूलेगा ना, अंग्रेजी से हिंदी में 2 गुना अक्षर बनते हैं। एक और चीज़ देखते हैं। अच्छा, ये इसमें रहता है, आप ये देखिए, आपको केमिस्ट्री लिखना है तो कैसे लिखते हैं? CHEMISTRY, है ना, केमिस्ट्री। अगर हमें लिखना है चोपड़ा, CHOPARA, चोपड़ा, ठीक है। अब बताइए इसको केमिस्ट्री क्यों नहीं बोलते, इसको केमिस्ट्री क्यों कहते हैं? CH का के लिए यहाँ पर CH आ रहा है ना। केमिस्ट्री लिख रहे हैं हम केमिस्ट्री, यहाँ पर चोपड़ा है ना, CHOPARA, चोपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो CH है वो चा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसको क्या इस्तेमाल कर रहे थे? केमिस्ट्री में का के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब बताइए यदि यहाँ पर इसको केमिस्ट्री कहेंगे तो फिर इसको कोपरा क्यों नहीं कहते? या तो फिर भाई इसको भी आप केमिस्ट्री कहिए, केमिस्ट्री ना कह के। तो ये झोल मोल करने वाला क्रम अंग्रेजी में है ना, इधर उधर करके इधर उधर गबड़ घुसेड़ करने वाला क्रम है, ये हिंदी में नहीं होता। हिंदी में इधर उधर नहीं करते। हिंदी में उसका एक व्यवस्थित क्रम होता है और हर ध्वनि के लिए हर प्रतीक चिन्ह रखे गए हैं, इसलिए उसमें 52 अक्षर हो जाते हैं। इसमें क्या है कि सब जैसे हमको कहना है कैट तो हमने CAT कैट लिख दिया, लेकिन हमको लिखना है कानपुर, KNPUR, है ना, कानपुर ऐसे लिखते हैं। तो बताइए एक शब्द करिए ना, फिर इसके लिए भी के रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये सब मेरी बाजार में तेरी बाजार वाला काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता। हिंदी में कोई ध्वनि है तो उसके लिए व्यवस्थित एक व्यक्तिगत तौर पर उसको उस पर एक प्रतीक चिन्ह उसके लिए रखा गया है, व्यवस्थित ढंग से उसका क्रम निर्धारित है। और जबकि इसमें अंग्रेजी में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी हिंदी साफ सुथरा समझदार है और इसीलिए उसमें 2 गुना अक्षर बनते हैं। कितनी मज़ेदार ट्रिक रही। चलिए अब शुरू करते हैं हम पढ़ना। क्या था हमारे दो तरह से हमने बांटा था उनको, एक तरफ स्वर थे, एक तरफ व्यंजन थे, ठीक है। अब हम स्वरों को पढ़ना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद में व्यंजनों को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा जो वर्णमाला है, वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर बने? 52, ठीक है। कितने बन रहे हैं? 52 अक्षर बन रहे हैं। ये कौन कौन से अक्षर हैं पहले हम ये निर्धारित कर देते हैं, फिर उसके बाद में हम स्वर और व्यंजन को एक एक करके उसका व्यवस्थित जो क्रम है, अन्य सभी आधार हैं, उन आधारों पर कितने भागों में बांटा गया, ये सारी चीज़ बताते हैं। पहले आप इन 52 अक्षरों को देख लीजिए कि ये 52 अक्षर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके स्वर आएंगे, स्वर,
स्वर में आपका शुरू होगा ये छोटा आ और बड़ा आ, ठीक है। इसको आ ई उ और ये आपका री भी आता है, ऋषि वाला री आता है ना, संस्कृत से इसमें हिंदी में भी ले लिया गया है। और इसके अलावा ए आएगा, ए आएगा, ओ आएगा और औ आएगा। ये आपके 11 स्वर बन गए। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन बाद में उसमें 2 और मिलाए गए, अयोगवाह। इसको अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह, जिसमें आपका एक आएगा अनुस्वार, इसको अंग से प्रदर्शित किया जाता है, अनुस्वार अंग, और आएगा एक विसर्ग जिसे आहा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये इनकी संख्या कुल मिला के कितनी बन गई? 11 और +2 बराबर 13 बन गई ना। 11 और 2 13। अब इधर आएंगे व्यंजन। व्यंजन देखते हैं। व्यंजन, व्यंजन शुरू करिए आप। क, ख, ग, घ और ये आपका अंगा, और ये इधर आया च, छ, ज, झ और इया। ये आपका आया ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। ये आपका आया त, थ, द, ध, न। ये आपका आया प, ये आएगा फ, ब, भ और म। ये आपके हो गए स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में देखते हैं या, र, ल, व, और फिर उसके बाद में इस पंक्ति में आइए श, शरीफे वाला सा, फिर आएगा भाषा वाला क्ष, और फिर उसके बाद में आता है सरौते वाला स, और फिर आता है ह। फिर उसके बाद में आता है क्षत्रिय वाला क्ष, त्रिशूल वाला त्र, और फिर आता है ज्ञानी वाला ज्ञा। और इसके बाद में एक और अक्षर आता है, वो कौन आता है? श्री वाला स्रा, श्री वाला स्रा। ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। इसे नहीं लिखेंगे क्या? कहीं पर लिखना है हमें श्रीमान, श्रीमान लिखना होता है ना, तो हम ये श्री वाला स्रा क्या नहीं लिखते हैं क्या? श्री कैसे लिखते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं। सा बना के नीचे उसके रा तो नहीं लगाते हैं ना, नीचे वाला रा ऐसे तो नहीं लिखते हैं ना, ऐसे थोड़े ना लिखते हैं ना। ये वाला हमने बनाया, ये ऐसे बना देते हैं और ऐसे बनाते हैं, ये हमारा स्रा हुआ। तो यही हमारा यहाँ पर स्रा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना? इसे भी लिखा जाता है। अब जोड़िए कितनी संख्या हुई इसमें। अब यहाँ पर जोड़िए कितने हुए? 5 5 5 5 5, ये हुए 4, ये 4 और ये 4। अभी 2 और रह गए, 2 और रह जाते हैं हमारे। कहाँ पर लिखे हम उनको? इधर लिखे देते हैं। इस लाइन में 2 और आते हैं आपके, ड़ा आएंगे और ढ़ा आते हैं, ड़ा और ढ़ा आते हैं। ये भी तो लिखना होता है ना। अगर आपको कहीं पर लिखना है पेड़, आपको लिखना है क्या लिखना है? अगर आपको लिखना है पेड़ या पेड़ा लिखना है, पेड़ा, तो क्या आप करते हैं? पेड़ा लिखते हैं या पेड़ा लिखते हैं? ये डा के नीचे बिंदु लगा देने से पेड़ा बन जाता है ना, ड़ा बन जाता है ना, डा। तो पेड़ा लिखने में हम ये ड़ा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें कहीं पर लिखना है बढ़ना या कहीं पर चढ़ना है ना, तो उसमें क्या होगा? बढ़ना हमें लिखना है, बढ़ना। तो हम कैसे लिखते हैं? इस ढा का इस्तेमाल कर देते हैं क्या? नहीं, इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी ढा के नीचे डांट लगाते हैं, तब ये बनता है ढ़ा। और हमें ऐसे ही जब कहीं बढ़ना चढ़ना है ना, ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इनको उक्षिप्त कहा जाता है, इनको द्विगुण भी कहा जाता है, ठीक है। तो संख्या इनकी और मिला लेंगे तो कितनी हुई? 5 2 7, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, चाहे 5 5 10 5 15 5 20 5 25 4 29 4 33 4 37 और 2
39। कितनी बन गई आपकी? 39 बन गई। इसमें हम 3 और 9 ये 39 जोड़ देते हैं तो कितनी हो? इसकी संख्या हुई 9 3 12, हासिल लगा 1 1 1 2 2 3 5, कितने बने? 52। आपके ये 52 अक्षर निकल आए, है ना? कोई समस्या? कोई समस्या हुई इसमें? नहीं हुई। अब देखिए ये स्वर हैं और ये आपके व्यंजन हैं। स्वर और व्यंजनों को कितने आधारों पर, तमाम सारे आधार हैं, उन आधारों पर कितने भागों में बांटा गया, ये सारी चीज़ की जानकारी हम अभी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम साफ किए देते हैं। चलिए अब देखते हैं स्वरों की संख्या और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हैं हमारे स्वर। स्वर कितने हैं? 11 स्वर होते हैं, ये तो आपको पता है। अ आ ई उ ऊ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, और आपका ये री हो गया, ऋषि वाला री, और उसके बाद में ए आए ओ औ, ठीक है। और 2 आपके आ गए कौन? अयोग वाह भी आ जाते हैं 2। कौन आ जाते हैं? अंग और आहा, ये भी आ जाते हैं। ठीक, इनको क्या कहा जाता है? अंग को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है? अयोग वाह कहते हैं इन दोनों को, अयोग वाह। ठीक, अंग को अनुसार बोला जाता है और आहा को विसर्ग बोला जाता है, और इन दोनों को मिला करके अनुसार और विसर्ग दोनों को अयोग वाह कहा जाता है ना। कभी कभी आ जाता है पेपर में, इनमें से अयोग वाह किसको कहा जाता है? वहाँ पर अंग होगा या आहा दिया होगा, तो ये अयोग वाह के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, अंग और आहा, और जिसमें अंग को अनुसार कहा जाता है और आहा है उसको विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात खत्म हुई। इसके आगे आते हैं कि जो स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है ना, और 2 इधर आ गए, ये अयोग वाह 2 हो जाते हैं, तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 13। लेकिन स्वर हमारे 11 ही माने जाते हैं। ठीक, अयोग वाह को भी उसमें सम्मिलित कर लिया, तब बने 13। ठीक, लेकिन अगर पेपर में आता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो फिर आपको 11 ही करने हैं। ठीक है, और यदि आ जाए अयोग वाह को सम्मिलित कर लेने पर संख्या कितनी बन जाती है, तो फिर आपकी 13 बन जाती है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, स्वरों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए अलग अलग ढंग से सभी लोगों ने अलग अलग आधारों पर माना, लेकिन अगर हम देखते हैं मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो फिर मुख्यतः 3 भागों में स्वरों को बांटा जाता है, और 6 भागों में, मुख्यतः 6 भागों में व्यंजनों को बांटा जाता है, स्वरों से 2 गुना ज़्यादा। ठीक है, कैसे बांटते थे ये अभी हम बता देते हैं। 3 भाग कौन कौन से हुए? एक सबसे पहले ये हुआ, दूसरा हम यहाँ लिखे देते हैं, और ये तीसरा यहाँ लिखे देते हैं। सबसे पहले आता है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल स्वर, मूल स्वर का मतलब क्या हुआ? मूल का मतलब होता है जड़, है ना, जो जड़ से अपने आप उगे हों, बाहर फूले फले ना हो, शाखाएं ना निकली हुई, पल्लवित पुष्पित ना हुए हों, बल्कि उनकी उत्पत्ति जो है वो जड़ से हुई हो, वो किसी की सहायता से ना उत्पन्न हुए हों, स्वयं अपने आप में स्वतः ही उनकी उत्पत्ति हुई हो। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? मूल स्वर को एक ध्यान दे दीजिए, ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? हा से ह्रस्व, हा से हल्का। अब याद कैसे करेंगे? हा से ह्रस्व और हा से हल्का, हा से ह्रस्व और हा से हल्का। हल्का जो होगा वो क्या होगा? हल्का, हल्का क्यों होगा? क्योंकि वो छोटा है। हल्का क्यों होगा? क्योंकि वो छोटा है। और यदि वो दीर्घ है तो फिर बड़ा है ना। दीर्घ का मतलब बड़ा, और यदि वो बड़ा है तो वजनदार होगा, भारी होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या था? ह्रस्व का मतलब हल्का, यानी हल्का का मतलब है छोटा होगा, तो हल्का होगा। अब छोटे से समझ में आया हमें, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ,
हाँ, ये छोटा है तो हल्का होगा, और हल्का है यानी ह्रस्व है। क्या फर्क, यानी कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। तो हमने हल्का जान के छोटे छोटे को उतार लिया, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ उतार लिया। ठीक, अब हमें ये ध्यान देना है कि जो ये ऋषि है, ऋषि भी तो हल्के ही होते हैं। अरे ऋषि लोग जो होते हैं वो कम खाना खाते हैं, कम खाते हैं ना, तपस्या करते रहते हैं, वायु ग्रहण कर लेते हैं, कभी जलवल भी पी लेते हैं, है ना, कम भोजन करते हैं, इसलिए उनका शरीर जो होता है भारी नहीं होता, वो भी हल्के होते हैं। हाँ, उनके पास पावर होती है, सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है ना, उनके पास शक्ति बहुत होती है, लेकिन वो क्या है कि वो भी हल्के होते हैं, कम खाते हैं। ठीक है, तो हमने ऋषि जी को भी उतार लिया। चलिए, हमारे ऋषि मुनि भी आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या था? ह्रस्व था, मूल स्वर था। मूल स्वर जो है, अब इसमें देखेंगे, मूल स्वर जो है वो स्वतः ही इनकी उत्पत्ति हुई है, किसी अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बने हैं। जबकि जो आपके दूसरे अन्य स्वर आएंगे वो किसी न किसी की सहायता से बन रहे होंगे। ये भी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल करके दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इतने आपके हो गए, इनकी संख्या कितनी पहुंची? 4। तो मूल स्वर आपके कितने हुए? 4 हो गए, है ना। ह्रस्व का मतलब हल्का, आपको बताया था। तो हल्के से हल्का कौन होगा? जो छोटा होगा। तो छोटा आ आपने उतार लिया, छोटी ई उतार लिया, छोटा ऊ। इनको देखिए, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला री, और ए, ए, ओ। इनको छोटा ए बड़ा ए नहीं कहते हैं, ये ए है, ये आए है, अलग अलग ध्वनि है। ये एक ही जैसी थी, अ, आ, ई, उ, इसलिए इसको छोटा बड़ा कहा गया। यानी छोटा क्यों कहा गया था? थोड़ी देर आवाज़ निकल रही थी। आ क्यों कहा गया? इसको बड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि ज़्यादा देर आवाज़ निकल रही थी, आ। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटा बड़ा यहाँ ऊ तक होता है, इसके आगे यहाँ पर तो छोटा बड़ा होता नहीं है ना। ए बनता है, फिर उसके बाद अय आता है, अय अलग ध्वनि है, ओ आता है, उसके बाद ओ आता है, अलग ध्वनि है। तो ठीक है, यहाँ पर जो मूल स्वर थे वो छोटे छोटे थे, हल्के थे, तो छोटे छोटे थे। कितनी संख्या पहुंची? 4 पहुंची। आगे आते हैं, दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर, संधि का मतलब आप जानते हैं, संधि का मतलब होता है योग या जोड़। ठीक है, क्या होता है? जोड़। तो यहाँ पर क्या है? जाहिर सी बात है कि स्वर हमारे जुड़ रहे होंगे और कई स्वर जुड़ के एक नया स्वर बना रहे होंगे, है ना। स्वर बना रहे होंगे, कई स्वर जुड़ के एक नया स्वर बना रहे होंगे। तो देखिए, जो हमारा संधि स्वर है, इसको ध्यान दे देते हैं। जो संधि स्वर है उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक था आपका दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इन 2 भागों में हमने संधि स्वर को विभाजित किया। ठीक है, इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो दीर्घ का मतलब क्या हो रहा है? दीर्घ का मतलब बड़ा, विशाल, है ना, भारी। दीर्घ का मतलब बड़ा हो रहा है, बड़ा। और ह्रस्व का मतलब क्या हो रहा था? हल्का हो रहा था, छोटा। दीर्घ का मतलब बड़ा। तो इसमें आप एक चीज़ ये देख लीजिए, दीर्घ में आपको बड़ा बड़ा कुछ समझ में आता है, बड़ा बड़ा कुछ समझ में आता है। छोटा आ समझ में आ रहा था, बड़ा आ समझ में आ रहा है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा बड़ा समझ में आता है। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। सीधे उतारो ना, तो आपका क्या उतर आया? बड़ा आ उतर आया। और इसको एक चीज़ से समझ लीजिए, एक चीज़ और है, अभी और एक चीज़ है। ये बड़ा तो खैर आ रहा है, इसको हम दूसरे ढंग से भी देख लेते हैं अभी। देखिए, और ये जो आपके संधि स्वर हैं, संधि का मतलब होता था योग। ठीक है, इसमें 2 स्वर मिल के आपस में जब मिलेंगे तो एक नया स्वर बनेगा। देखिए, यहाँ पर क्या था? हमारे पास ये आ है, छोटा आ। अब हम यहाँ पर एक दीर्घ स्वर है। संधि स्वर का मतलब क्या होता है? 2 स्वर जुड़ेंगे। लेकिन ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर क्यों बनाएंगे, अलग अलग क्यों किया गया? इसका भी फार्मूला देख लीजिए। देखिए, जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर में क्या होता है कि एक ही जाति के यानी सजाती स्वरों को जोड़ा जाता है। दीर्घ स्वर में सजाती स्वरों को जोड़ा जाता है। सजाती का मतलब एक ही जाति के, यानी यदि यादव हैं तो यादव जी के साथ ही जुड़ेंगे, तिवारी जी हैं तो फिर वो तिवारी जी के साथ जुड़ेंगे, मिश्रा जी हैं तो मिश्रा जी के साथ जुड़ेंगे, वर्मा जी हैं तो वर्मा जी के साथ जुड़ेंगे। वर्मा जी और यादव जी मिल जाएंगे तो क्या ये सजाती रहे,
नहीं रहे, फिर वो विजाति हो गए, अलग अलग जाति के हो गए। उसी तरह से जो हमारे वर्ण हैं वो भी इसी तरह से हैं। अगर छोटा आ है तो फिर छोटा आ के साथ छोटा आ ही जुड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जुड़ेगा, है ना। हमारा ये जैसे छोटा आ है, छोटा आ हमने धन लगाया और छोटा आ को और जोड़ लिया, छोटा आ मिलके क्या बनाया, एक बड़ा आ बना दिया। क्या बना दिया, बड़ा आ बना दिया। आ मिलके मिलके आ बना दिया, है ना, एक बड़ा आ बन गया। अब क्या देखेंगे, अब एक चीज़ और है, अब हमारे छोटी ई भी था, हमने छोटी ई को उतार लिया इधर से, छोटी ई और एक इसके साथ एक और छोटी ई बना दिया, तो हमारी बड़ी ई बन गई। ई मिलके एक ई बन गए। फिर उसके बाद में हमारा पास एक छोटा ऊ भी था, हमने ऊ धन ऊ जोड़ लिया तो हमारा ऊ बन गया ना ऊ, छोटा ऊ मिलके एक बड़ा ऊ बना दिया। ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। यानी यहाँ पर क्या आ रहा था, दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो हमारे यहाँ से क्या निकल आया, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। क्या दिक्कत है, ये कितना आसान है, दीर्घ मतलब बड़ा, तो यहाँ दीर्घ में क्या बनेगा, केवल बड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आगे आते हैं संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर में क्या होता है, सजाती को नहीं जोड़ा जाता है। अगर सजाती को जोड़ देंगे तो फिर वो दीर्घ बन जाएगा, छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा, है ना, छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा। एक ही जाति का होगा तो छोटा छोटा मिलके बड़ा बन जाएगा। लेकिन अगर एक जाति के नहीं है, अलग अलग हैं, तो फिर कोई वो अलग बनेंगे, बड़ा बनेगा नहीं। ठीक है, इसमें बनेगा कैसे नहीं, तो उसको संयुक्त स्वर कहा जाएगा। फिर उसको संयुक्त कहा, यानी कि इसमें यादव जी के साथ एक तिवारी जी भी जुड़ जाएंगे, तिवारी जी के साथ कोई वर्मा जी भी जुड़ जाएंगे, शुक्ला जी के साथ कोई मिश्रा जी भी जुड़ जाएंगे। इस ऐसा रहेगा। तो इसमें क्या है कि संयुक्त स्वर में अलग अलग जुड़ रहे हैं। देखिए कैसे जुड़ रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, ये छोटा आ है और हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ से यहीं से जोड़ लेते हैं, यहाँ से ही हमने जोड़ा था, छोटा आ के साथ छोटा आ जोड़ लिया था। मूल स्वर कितने हैं, मूल स्वर के साथ तो हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं कि हमने छोटा आ के साथ एक छोटा आ जोड़ लिया था। मूल स्वर कितने थे, ये 4 हैं, इन्हीं के साथ हेर फेर कर सकते थे। छोटा आ के साथ हमने छोटा आ जोड़ लिया तो बड़ा आ बन गया, छोटी ई के साथ छोटी ई जोड़ लिया था तो बड़ी ई बन गया, छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ लिया तो ऊ बन गया था। ऋषि के साथ कुछ जोड़ा वोड़ा नहीं जाता है। क्यों, ऋषि हमें कैसे लिखना होता है, देखिए ऋषि यदि लिखना है तो हम ऐसे लिख देते हैं ऋषि, इसमें बड़ा नहीं बनता है, इसमें कोई बड़ा नहीं बनता है, री छोटा ही बनता है, हल्का है। और संस्कृत में छोटा बड़ा होता था, हिंदी में कोई आवश्यकता नहीं होती है इसकी। हमने ऋषि लिख दिया, हमें ऋतिक रोशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख दिया, ये री बनाया, ती बनाया, फिर लिख दिया, ऋतिक बन गया हमारा, है ना। और क्या है, जैसे हमें ग्रह लिखना है, क्या लिखना है, ग्रह, हमने ग्रह लिख दिया, गृह लिख दिया। अगर हमें कुछ लिखना है संस्कृत तो हमने संस्कृत लिख दिया। ऐसे करके इसका छोटा रूप ही हिंदी में प्रयुक्त होता है, बड़ा रूप नहीं होता है, संस्कृत में होता था। ठीक, तो इसमें कोई ऋषि को कोई बड़ा बड़ा बनाना ही नहीं पड़ता हमें, है ना, दीर्घ होता ही नहीं है। तो हमारे दीर्घ कितने स्वर निकले, 3, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब हमें देखना है कि हमने एक काम करके तो देख लिया, सजाती स्वरों को तो जोड़ लिया था, हमारे पास मूल स्वर है, ये तो बाद में निकले। हमारे पास पहले कितने थे, ये 4 ही थे, इन्हीं के साथ कुछ कर सकते थे। अब हमने इसमें सजाती को तो जोड़ के देख लिया। अब हम क्या सोचेंगे कि नहीं, हमें कुछ और स्वरों की आवश्यकता है, और स्वरों की जब आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, अब आ के साथ ई को जोड़ के देखते हैं कुछ बनता है क्या, देखते हैं। तो हमने क्या किया, आ के साथ हमने ई को जोड़ लिया। आ के साथ जब हमने ई को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक नई ध्वनि मिल गई, ए निकल आया। आ के साथ ई जोड़िए, क्या निकल आया, ए निकल आया। तो हमने सोचा अरे चलो कुछ बन सकता है, और जब बन सकता है तो हमने आ के साथ फिर आ के साथ ये जो ए निकला हुआ था, इसी ए को एक बार और जोड़ के देखा, क्या निकल आया, हमारा आए बन गया। आ के बाद में ए कहिए, आ के साथ ए कहिए, आ कहिए, आ ए आए आए, क्या निकलने लगा, आए निकलने लगा, तो हमारा आए निकल आया। तो अरे देखिए दो ध्वनियाँ निकल आई। अब क्या करते हैं हम, आ के साथ हमने सोचा चलो अब हम ऊ को जोड़ के देखते हैं। अभी तो हमने ई को जोड़ा था तो ए बन गया, और फिर जब ए निकला, ए के साथ हमने जोड़ लिया तो आए निकल आया। हमने कहा अरे देखिए अब यहाँ पर क्या है कि आ है, आ के साथ ऊ को जोड़ के देखते हैं कुछ बनेगा क्या। देखिए आ के साथ हमने ऊ को जोड़ के देखा तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास हमको क्या मिल गया,
आके हमने जोड़ा तो हमें ओ निकल आया। आ के साथ ऊ जोड़िए ओ, क्या निकल रहा है ओ, ओ आ के साथ ऊ जोड़िए ओ, औ ऊ निकल रहा है ना ऊ। अब देखें ऊ, अब क्या निकलेगा, अब आ के साथ इतना ओ निकल आया, अब हमारे पास आ है, ठीक है, और ये एक नई ध्वनि ओ निकल आई है। अब आ के साथ ओ जोड़ के देखिए कुछ बनेगा क्या, आ है, आ के साथ हम जोड़ रहे हैं ओ, यही हमारे पास ओ निकला हुआ था, इसको भी एक बार जोड़ के देखते हैं। इसको जब जोड़ के देखा तो क्या निकल रहा है, आ ओ औ कहो, आओ कहिए आप, आ ओ आओ निकल रहा है, हमारा आओ बन गया। इसी से बनाना आओ, कितनी संख्या हुई इनकी, हमारे जो संयुक्त स्वर हैं कितने निकले, एक यहाँ पर निकला, 2 3 और ये 4, यानी ए ओ और औ, ये संख्या कितनी निकली, संयुक्त स्वरों की 4 निकल आई। इनकी कितनी निकली थी दीर्घ स्वरों की, 3 निकली थी, ठीक है। एक और स्वर बनता है, लेकिन वो हिंदी का नहीं है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग है, प्लुत स्वर की मात्रा ऐसे लगती है, ऐसे, ठीक है। ये उन स्वरों में इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पर जो दीर्घ स्वर हैं उससे भी ज़्यादा समय लेना पड़े, हमें ध्वनि निकालने में उससे भी ज़्यादा समय लगता हो। अब जैसे हम देखेंगे जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं, मूल स्वर हैं, ये हल्के से निकल आते हैं ना। इसमें क्या होता है, जो हमारी श्वास है, हमारी जो अंदर की जो हवा है, उसे हमें मुंह में ज़्यादा देर नहीं रोकना पड़ता है। कहिए आ ई उ री कह दिए, हमें क्या ज़्यादा देर जो श्वास है उसको रोकना पड़ता है, ज़्यादा देर तक हमारी ध्वनि रुकती है क्या, नहीं, आ ई उ रुकी नहीं। और अगर जो दीर्घ स्वर हैं इनमें क्या होता है, इनमें सांस को रोकना पड़ता है, आ ई ऊ औ अंग, ये देखिए ए ओ औ, काम खत्म, इसमें भी ज़्यादा नहीं रुकता है। लेकिन जो हमारे आ ई ऊ जो दीर्घ हैं इनमें ज़्यादा देर सांस को रोकना पड़ता है ना, कहने में जो ध्वनि है वो काफ़ी देर तक निकलती रहती है। अब देखिए जो प्लुत स्वर हैं, प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते थे जिनमें जो हमारी दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वरों को कहने में सांस को जितनी देर रोकना पड़ता था उससे भी ज़्यादा अधिक देर तक रोकना पड़ता था प्लुत स्वर में। कैसे, जैसे हमारे इसका प्रयोग संस्कृत में होता था, खासकर नाटकों में। जैसे हमें कोई संवाद है और उसमें किसी को बुलाना है, रामू, पप्पू, राजू, राम, पवन, ऐसे शब्दों को निकालने में इसका इस्तेमाल होता था। देखिए थोड़ी देर के लिए उदाहरण में हम आपको बता देते हैं। जैसे है, हमें कहना है पवन, ठीक है, क्या शब्द है हमारा, पवन, तो कैसे लिखेंगे, पवन, पा बन गया, वा बन गया, लेकिन वा में हमारा दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, पवन, पवन ना यहां लगा। अगर हमें कहना है राजू, देखिए राजू लिख दिया, राजू लगाते चले जाइए। अब लिखना है राम, कहना है किसी को बुलाना है, राम, कैसे बुलाएंगे, रा बनाया, राम, ये बुलाने में इस्तेमाल होता था। इसका प्रयोग संवाद में होता था और संस्कृत में किया जाता है, हिंदी में खैर इसका प्रयोग नहीं होता, तो ये मात्रा भी नहीं लगती है। खैर अगर हमें इसको नहीं लगाएंगे, प्लुत स्वर को नहीं लिखते हैं, इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, तो हमें अयोग वाह को सम्मिलित करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 3 7 4 11, हमारे 11 स्वर निकल आए। अगर हम मान लीजिए प्लुत स्वर को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये हिंदी का नहीं है, हमने अयोग वाह को सम्मिलित कर लिया, अयोग वाह, ठीक है। अयोग वाह को सम्मिलित कर लिया तो हमारा एक बनेगा अनुस्वार, अनुस्वार जिसे हम अंग से प्रदर्शित करेंगे, और एक निकलेगा विसर्ग जिसे हम आहा से प्रदर्शित करेंगे, आहा। ये हमारी 2 ध्वनियाँ निकल आए, इनको मिला लिया तो 11 2 आपके 13 बन गए। स्वरों में कितने अक्षर बनते हैं, 13 बनते हैं, ठीक है। लेकिन स्वरों की संख्या यदि पूछी जाए तो आपको 11 ही लिखना है।
कुल अक्षर कितने बनते हैं? 13 बनते हैं इनको सम्मिलित करने के बाद। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक जो प्रश्न था, वो स्वरों वाला जो प्रश्न था, वो तो समाप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है हिंदी का जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है और उनको किन किन आधारों पर बांटा गया। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसको हम साफ किए देते हैं। अब बारी आती है व्यंजनों की। अब व्यंजनों को देखते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है और उनको कितने भागों में बांटा गया है सभी आधारों पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लिखे देते हैं व्यंजन, यहाँ पर लिखे देते हैं आपके व्यंजन। शुरू करिए। ये है क, ये बना ख, ग, घ और अंगा। ये बना च, ये बना छ, ये बना ज, ये बनेगा झ, ये बनेगा इया। ये बना ट, ये बना ठ, ये बना ड, ढ और अणा। ये बनेगा त, थ, द, ध और न। ये बना प, बना फ, ब, भ, म। ये बना य, र, ल, व और श। ये बना स, सरौते वाला स और ये बना ह। ये बना क्षत्रिय वाला क्ष, ये बना त्रिशूल वाला त्र, ये बना ज्ञानी वाला ज्ञा और ये बना श्री वाला श्र। ठीक है, ये भी लिखा जा रहा है। ठीक, इतना हुआ। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये आपके व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, जोड़ लीजिए आप। और यहाँ पर 2 रह जाते थे आपके, ये अयोग वाह वो आते हैं द्विगुण, जिनको उपक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। आपका हो गया अड़ा और ये हो गया अढ़ा। आपके पूरे व्यंजन हो गए 5, 5, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 4, 29, 4, 33, 4, 37 और 2, 39। 39 व्यंजनों की संख्या थी। इधर स्वर कितने थे? 13 थे और व्यंजन कितने हो गए? 39। पूरे अक्षर आपके 52 निकल आए। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़ जो व्यंजन है, ये पूरे व्यंजन आपके लिख गए। अब हमें ये देखना है इनको कितने आधारों पर बांटा गया है। स्वरों को 3 आधारों पर बांटा जाता है और इनको 2 गुना आधारों पर बांटा जाता है स्वरों से, यानी 6 आधारों पर, मुख्यतः 6 आधारों पर बांटा गया। इसके बाद में भी बांटा गया, वो हम आपको बाद में बताते हैं। पहले मुख्यतः 6 आधारों पर बांटा गया था व्यंजनों को। सबसे पहला था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? जो हमारा मुंह है, इसके अंदर जो जिह्वा है, जब हम साउंड निकालते हैं, ध्वनि निकालते हैं बाहर, आवाज़ बाहर निकालते हैं, तब हमारी जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है उसको। चाहे ये जिह्वा अंदर का जो तालु होता है उसको टच करे, या मूर्धा होता है, ये मूर्धा बोलते हैं कोमल तालु और दांतों के यानी मसूड़ों के जो बीच का स्थान है, मसूड़ों से लेके कोमल तालु तक, इसको आप टच करिए। मसूड़ों के आगे, दांतों के आगे खुरदुरा भाग है, खुरदुरा गड्ढे के गड्ढे जैसे समझ में आ रहा होगा, तो ये मूर्धा कहा जाता है। और इसके ऊपर जो चिकना भाग है तो उसको कोमल तालु बोलते हैं, तालु बोलते हैं। और उसके बाद में ये जो आपके दांत हैं, होस्ट हो गए, यहाँ सब जगह से ध्वनि निकलती है। तो देखते हैं स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 25। 25 कौन कौन से हैं? ये का वाली लाइन, ये इसको का वाली जो लाइन है, इस पंक्ति में आने वाले जितने भी अक्षर हैं इनको का वर्ग के व्यंजन बोला जाता है, का वर्ग। और ये चा वर्ग के व्यंजन है, चा वाली लाइन में जितने हैं। टा वर्ग के व्यंजन ये सब हैं। ठीक है, ता वर्ग के इसी तरह से यहाँ तक, और ये पा वर्ग तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हैं वो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होते हैं। कितने होते हैं? 25। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25। पूरे 25 व्यंजन आपके निकल आए। ठीक है, ये मुंह के अलग अलग भाग से अलग, हमारी जो जिह्वा है
जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो मुंह के अलग अलग भाग से टच होकर के ये अलग अलग ध्वनि निकालते हैं, और अलग अलग ध्वनि निकलने के कारण इनको अलग अलग आधारों पर बांटा भी गया है। जैसे हम देखते हैं ये जिह्वा है जिस स्थान पर टच करती है उसी स्थान से संबंधित इसका वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे हमारी जो जिह्वा है, हम का शब्द बोलिए, का बोलिए, कहाँ पर टच हो रहा है, का कहाँ पर, गले के जो ऊपरी हिस्सा है उस ऊपरी हिस्से में टच कर रही हमारी जिह्वा। का कहिए, क, ख, ग, घ, अंगा कहिए, कहाँ पर टच हो रहा है, तो हमारा जो जिह्वा है वो गले के पास टच हो रही है। हम ये देखना होता है कि हमारी जो जिह्वा है, जब हम बोल रहे हैं, हमारी जिह्वा मुंह के किस भाग को टच करके वायु जो निकलती है ध्वनि के साथ उसको रोकने का प्रयास करती है। तो कहाँ पर टच होती है, कहाँ से वायु को आने नहीं देती है, आने देने में परेशानी करती है कौन, हमारी जिह्वा। ये देखिए आप, का कहिए, कहाँ पर रोक रही है, गले के पास रोक रही। तो गले को क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कंठ। आपने नीलकंठ का नाम सुना है, नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब क्या होता है, जिसका कंठ, जिसका गला नीला हो गया हो। किसका नीला हो गया था, भगवान शंकर का नीला हो गया था। भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों उनका गला हो गया था, तो जब समुद्र से जहर निकला था, विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने पी लिया था, तो उनका गला जो है वो नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो कंठ का मतलब क्या होता है, गला। कंठ का मतलब गला, ठीक है। तो ये गले से निकलने के कारण इनको कंठ ध्वनि कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कंठ। ये कंठ ध्वनियां है। का वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 के 5 कंठ हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं का वर्ग यहाँ तक होता है। इनको तो खैर नासिक ध्वनियां कहा जाता है। ये 5 की 5 जो हैं ये नासिक कहे जाएंगे। अभी हम इसके बारे में बताते हैं। ये जो हैं यहाँ से यहाँ तक इनको क्या कहा जाता है, कंठ ध्वनियाँ हैं ये, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे चा वर्ग के जो शब्द हैं, चा, चा, जा, झा, इया, ये कहिए, चा, छ, जा, झा, इया कहिए, कहाँ पर टच हो रहा है, इनमें भी अंगा में और इया अड़ा में, इसमें भी टच होता है। ऐसा नहीं कि ये अंगा जो है वो नहीं है, अंगा भी है, लेकिन इनको एक अलग आधार पर भी बांटा गया था। ये अंगा जो है वो भी कंठ है, इया जो है वो भी उसी वर्ग के अंतर्गत आती होगी, वहीं से टच होती होगी जिह्वा इसके बोलने में, जहाँ से चा, छा, जा, झा में भी टच होती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ये जो चा वर्ग के व्यंजन हैं, इनको बोलने में हमारी जिह्वा कहाँ पर टच होती है ना, कहाँ पर टच होती है, कहिए, चा, छा, जा, झा, इया, कहाँ पर टच हो रही थी, ये हमारा जो जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर का तालु, ठीक है, इसको तालु बोलते हैं। कहाँ पर टच हो रही है, तालु में टच होती है, और तालु में टच होने के कारण इन व्यंजनों को, इन ध्वनियों को तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालव्य। ये तालव्य ध्वनियाँ हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी ध्वनि आती है, ये टा वर्ग के व्यंजन आते हैं। इस लाइन में जितने भी व्यंजन पढ़ेंगे इनको टा वर्ग कहते हैं। जो टा वर्ग के व्यंजन है, इसमें कहिए हमारी जो जिह्वा है वो वायु को किस स्थान पर रोकने का प्रयास कर रही है, देखते कहिए, और किस स्थान को टच करती है, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, कहाँ पर टच हो रही है, हमारा जो दांत हैं और वहाँ से लेके और ये जो तालु था, चा वर्ग के व्यंजनों पर जहाँ जिह्वा रोक रही थी, उस तालु से इन दांतों के बीच का जो स्थान है उसका मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ मूर्धा में टच होने के कारण, जीभ के स्पर्श करने के कारण इन शब्दों को, इन ध्वनियों को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य ध्वनियाँ बोलते हैं। क्या है, मूर्धन्य, इनको मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। इतना आपका हो गया। अब देखते हैं ता, कहिए, ता, था, दा, धा, ना कहिए, ता, था, दा, धा, ना कहिए, कहाँ पर टच हो रही है जीभ, दांतों में टच हो रही है, कहिए, ता, था, दा, धा, ना। हाँ, और जब दांत ना रहें तब कह के देखना, तब कह पाते हैं कि नहीं कह पाते हैं आप, ठीक है। तो या जो बुजुर्ग हों, बूढ़े लोग हों, उनसे पूछिएगा, उनसे कहलवाइएगा, ता, था, दा, धा, ना, फिर देखना वो लोग कैसे कह पाते हैं। वो लोग थोड़ा ढंग से नहीं कह पाएंगे, हालांकि कहेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं कह पाएंगे जितना अच्छा आप कहते हैं। तो इन लोगों को दांत में स्पर्श कर इन अक्षरों के उच्चारण में हमारी जिह्वा
के दांत में स्पर्श करने के कारण यहाँ से उच्चारित होने वाली ध्वनियों को, यानी ये ता वर्ग के जो भी ध्वनियाँ हैं, ता वर्ग के जो भी अक्षर हैं, दंत कहा जाता है। दंत, इनको दंत कहते हैं। अब आगे आते हैं पा वर्ग के अक्षरों को, ठीक है, जो पा वर्ग के अक्षर हैं इन पर आते हैं। और ये देखते हैं, कहिए आप पा, पा, फा, बा, भा, मा, कहाँ टच हो रहा है? हमारा जीव तो नहीं टच हो रही, लेकिन वायु को कहाँ से रोकने का प्रयास किया जा रहा है? किस स्थान पर वायु को रोका जा रहा है? पा, फा, बा, भा, मा, ओष्ठ पर, है ना, ओठों पर रोका जाता है, इसलिए इनको ओष्ठ ध्वनियाँ कहा जाता है। ओष्ठ ध्वनियाँ, ये हमारी ओष्ठ ध्वनियाँ हैं पा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं, ठीक है। खैर, इतना हो गया आपका, ये आपके स्पर्श व्यंजन निकल आए। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर 5-5 लिखा था, यहाँ पर 4-4 क्यों लिखा, 5-5 क्यों नहीं लिखा? इसका भी एक व्यवस्थित क्रम होता है। देखिए, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में से कुछ नासिक ध्वनियाँ भी होती हैं। यहाँ पर हमने 4-4 लिखा है, क्योंकि नासिक ध्वनियाँ जो होती है ये 5 होती हैं। 5 थी, इसलिए हमने यहाँ पर क्रम से 5-5 लिख दिया। इधर नहीं लिखा कुछ, इधर का नासिक होता भी नहीं है, तो ये आपको याद करने में एकदम सही रहेगा, चार्ट जैसा ही लगेगा, है ना, याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। खैर, यहाँ पर जो ध्वनियाँ ये इनको नासिक क्यों कहा जाता है? कहिए आप अंगा, कहिए इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा में जो हमारी श्वास है वो मुंह अवरुद्ध हो जाने, मुंह का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण नासिका के मार्ग से निकलती है, नाक के मार्ग से निकलती है, इसलिए इन ध्वनियों को नासिक्य कहा जाता है। नासिक्य कहा जाता है इन ध्वनियों को। ये 5 ध्वनियाँ हैं और ये किनारे किनारे की 5 माँ तक, अंगा से लेके माँ तक, ठीक है, 5 ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर नासिक के व्यंजन भी होते हैं, नासिक्य, लेकिन इनको हम लिख चुके हैं, स्पर्श व्यंजन में सम्मिलित कर चुके हैं एक बार, तो यहाँ पर इनकी संख्या नहीं लिखते हैं, ठीक। इसके आगे आते हैं, इसमें आते हैं, इनको क्या कहा जाता है? देखिए, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये अंतस्थ हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारा जो मुख गुहा है, हमारा जो मुंह का मार्ग है, ये अत्यंत संकुचित हो जाता है। संकुचित का मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ जाता है, और जो हमारी ध्वनि है उसके साथ जो वायु निकल रही, उस वायु को इस संकुचित मार्ग से होकर के गुजरना पड़ता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है इनके उच्चारण में कि जैसे हम कहीं अंदर से कोई आवाज़ निकल रही हो, यहाँ बाहर से ना निकल, या, र, ल, व, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अंतस्थ व्यंजन। ये चारों अंतस्थ हैं, ठीक है, ये चारों अंतस्थ कहे जाते हैं। हम यहाँ लिखे देते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन है, ये कितने हुए? 4, जिसमें या को क्या 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 कहा जाता है? या को अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या को अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। जो रा है, रा को लुंठित कहते हैं। क्या कहते हैं? रा को लुंठित कहते हैं, लुंठित भी कहा जाता है। और ये जो ला है, ला को पार्श्विक कहते हैं, पार्श्विक। या को अर्धस्वर भी कहा जाता है, अर्धस्वर में सम्मिलित किया जाता है। रा को लुंठित कहते हैं, ला को पार्श्विक भी कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आपका आता है ये सलजम वाला श, और ये षट कोण वाला श, और उसके बाद में आता है सरौते वाला स, और आता है हल वाला ह। इनको क्या कहा जाता है? इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनको संघर्षी भी कहते हैं, है ना। इनको बोलने में ऐसा हमें थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है, ऐसा लग रहा है जैसे संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का मतलब मेहनत, है ना। बोलने में थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और जब जोर लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जो हमारे व्यंजन हैं उनका उच्चारण इस तरह से हो रहा है कि जैसे मुंह का किसी भाग में काफ़ी ज़्यादा रगड़ लग रही हो। और जब मुंह का कोई भाग रगड़ उत्पन्न करेगा और उस रगड़ से इन ध्वनियों की उत्पत्ति होगी, तो फिर ऐसा लगेगा जैसे कि मुंह में कुछ गर्माहट सी प्रतीत होती है ना। रगड़ लगेगी तो गर्माहट होगी, इसलिए उस गर्मी के कारण इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। कहिए, श,
सा, हा, शा, है ना, ये हो आपका होगा सा, ठीक, सलजम वाला शा। उसके बाद में भाषा वाला सा हो गया, उसके बाद में आपका सरौते वाला सा हो गया, और फिर हा। ऐसा लग रहा है जैसे हम काफ़ी जोर लगा रहे हैं, और जब जोर लगा रहे हैं तो इसका ऐसा लगेगा जैसे संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए इसको संघर्ष भी कहा जाता है। और उस संघर्ष से, उस जोर लगाने के कारण इससे उष्मा सी प्रति निकलती है, थोड़ी सी गर्माहट मुंह में समझ में आती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। ये आपके कौन कौन से हुए? ऊष्म या संघर्षी, इनको संघर्षी भी कहा जाता है। ऊष्म या संघर्षी ये कितने हैं आपके? 4 हैं, ये भी लिख लिए। और उसके बाद में ये आते हैं, इनको संयुक्त कहा जाता है। संयुक्त का मतलब होता था 2 अलग अलग मिल के, ये संयुक्त व्यंजन है। 2 अलग अलग अक्षर मिलके कोई नया अक्षर बनाते हैं, तो फिर उस नए अक्षर को, है नी, जो नया अक्षर है, जो दो पुराने अक्षरों से मिलके एक नया अक्षर बन रहा है, वो नया अक्षर संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त व्यंजन है ये, इनकी संख्या कितनी हुई? 4 हुई, ठीक है। तो ये कैसे बनते, कैसे कैसे हैं ये देख लेते हैं। जगह है कहीं पर? जगह, चलिए ऊपर ही देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन ये आपका क्षत्रिय है, छा है, क्षत्रिय। ये कैसे बनता है? आप अंग्रेजी में देखिए, ये छा है, इसको कैसे लिखते हैं? KSH, के से आपका का बनता है, SH से सा बनता है, यानी का धन सा मिल के आपका ये क्षत्रिय वाला क्षा बनता है। का और शा को मिला देंगे तो आपका क्ष बनता है, ठीक है। ये संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों से मिल करके बना होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला कौन सा अक्षर था? त्रा। त्रा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? TR से त्रा होता है ना, टी से आपका बनेगा ता, धन आर से बनता है रा, जो आपका त्रा है वो ता और रा को मिला करके बना हुआ है, ये संयुक्त अक्षर है, ठीक है। इतना हो गया। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, यहाँ कौन सा अक्षर है? ज्ञा है। क्या है? ज्ञा है। ज्ञा को कैसे लिखेंगे? GY से लिखते हैं ना, जी और वाई, GY से ज्ञा होता है, तो ये जी से बनता है आपका गा, धन लगाया, वाई से आपका या बनता है, तो गा और या को मिला करके हमारा ज्ञा बना था ना। या ज्ञा जो है वो गा और या को मिला करके बनता है। आगे आते हैं, अगला कौन हमारा संयुक्त अक्षर है? वो हमारा श्री वाला, यानी ये जो आपका श्रीमान वाला है, श्रा। श्रा कैसे बनता है? इसको लिखना होता है SHR, ठीक है। ये जो है श्रा, ये कैसे बना? SH से बनेगा आपका शरीफे वाला, यानी सलजम वाला सा, और R से बनेगा रा, ठीक है। ये कैसे मिलके बना होता है? सा और रा से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? शा और रा से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसको श्र कहा जाता है, ठीक है। ये आपके हो गई, सारी ध्वनियाँ हो गई। ये 4 के चारों संयुक्त अक्षर हैं, ये किन्हीं 2 अक्षरों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक। तो आपकी संख्या कितनी हो गई? ये पूरे आपको 39 व्यंजन पहुंच गए। अभी एक और रह गए, 2 द्विगुण रह गए। ये इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण भी कह देते हैं, या इनको उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। किनको? ड़ा और ढ़ा को। इनको उक्षिप्त क्यों कहा जाता है? जो हमारा मुंह है, मुंह के अंदर जो जिह्वा है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण के समय क्या होता है कि हमारी जो जिह्वा है अभी तक तो सीधे सीधे टच हो रही थी, मुंह के ऊपरी हिस्से में सीधे सीधे टच हो रही थी, लेकिन अब क्या करेगी कि अब जो जिह्वा है वो उल्टी होकर के करेगी, कहिए अड़ा अड़ा अड़ा, उल्टा होकर के टच करती है और झटके से बाहर निकलती है। इस कारण से इसको उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ड़ा अढ़ा, कहिए चढ़ना बढ़ना, पेड़ा, कहिए पेड़, ऐसे शब्दों का उच्चारण करेंगे तो हमारा जब ड़ा ध्वनि आएगी, इसमें जो हमारी जिह्वा है, जीभ है, वो मुंह के ऊपरी हिस्से को उल्टा होके टच करेगी और झटके से बाहर निकलेगी, इसलिए इसको उक्षिप्त कहा जाता है। और द्विगुण आता है, द्विगुण शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है। द्विगुण क्यों कहा जाता है? द्वि का मतलब होता है 2, गुण का मतलब हुआ गुण, है ना, उसके अंदर कोई ना कोई 2 गुण है, 2 खासियत है। और कौन सी खासियत है? और यही है कि ये जो ड़ा है और ढ़ा है,
इसके नीचे से अगर हम बिंदु हटा देंगे, ये जो डॉट लगे हुए हैं, इन डॉट्स को अगर हम हटा देंगे, तो अगर डा के इसके अड़ा के नीचे से ये डॉट हटा देंगे तो ये डा बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ये लिखा हुआ था, और ये अड़ा जो बना हुआ है, अढ़ा बढ़ना, अढ़ा बना हुआ है, इसके नीचे से डॉट हटा देंगे तो ये ढा बन जाएगा। इसलिए इनको द्विगुण कहा जाता है। इनमें दो गुण हैं। यदि आप ये डॉट लगा देते हैं तो कुछ और बन जाता है, डॉट हटा देते हैं, बिंदु हटा देते हैं तो कुछ और बन जाता है ना। सब सारी की सारी बात आपकी समझ में आ गई, और मुझे लगता है आपको इन सारी चीज़ में जो मैंने बताई हैं सारी बातें, इनमें काफ़ी अच्छा लगता होगा। हर चीज़ को आप समझ के पढ़ रहे होंगे। खैर इनके और भी प्रकार हैं ठीक है। आपके संभवतः 6 प्रकार थे मुख्य, वो हमने बता दिया। स्पर्श व्यंजन, नासिक, अंतस्थ, ऊष्म, ये 6 हो गए। इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं। इनको प्राणवायु के आधार पर इनको अल्प प्राण, महाप्राण भी कहा जाता है, और भी इनको इनके कई वो हैं भाग हैं, जैसे घोष और अघोष, वो हम आपको किसी अगली वीडियो में बता देंगे। अब काफ़ी समय भी हो जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो हमको दिक्कत भी होती है अपलोड करने वगैरह में, तो हम इसको कई भागों में बांट देंगे, ठीक है। और संभवतः जो हम आपको बता रहे हैं, बताया करते हैं, उसमें आपको अच्छा लगता होगा, और जो हमारे बताने का तरीका है, ट्रिक है, वो भी आपके समझ में आ जाती होगी। खैर अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें सुझाव, अपने शिकायत लिख करके भेजें। अपना अनुभव, आपको कैसा लग रहा है, सीखने में अच्छा लग रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है, या इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए था, इन सारी बातों को आप हम तक प्रेषित करें। हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, है ना, ये तीनों उत्तरदायित्व तो आपके हैं। इन उत्तरदायित्व की पूर्ति कीजिए, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।